बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकल्चरल हेरिटेज टीवी में खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एथनोबॉटनी है और एथनोबॉटनी में रिसर्च के हवाले से हम कुछ इश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी क्या है? एथनोबॉटनी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम प्लांट्स और ह्यूमंस के इंटरेक्शन का मुताला करते हैं, यानी पौधों को, प्लांट्स को ह्यूमन इंसान मेडिसिन के तौर पर यूज़ करते हैं, खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है पौधों को, और रिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी पौधों का रोल है मुख्तलिफ रिलीजन्स में। और इसी तरह पौधों के एस्थेटिक वैल्यूज़ भी है। तो ये सारा जितना भी जो रिलेशनशिप है, जिस एस्पेक्ट का रिलेशनशिप भी है, तो इस सारे मजमूए को जो साइंटिफिक स्टडी है इन चीज़ों का, इसको हम एथनोबॉटनी कहते हैं। ये जो मॉडर्न एथनोबॉटनी है, जिसके फादर रिचर्ड एवंस शुल्ट्ज, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, उन्होंने अमेज़न में जो इंडिजिनस कम्युनिटीज है उनके साथ रिसर्च किया था। और उनकी एक मशहूर किताब है प्लांट्स ऑफ द गॉड्स, ये उनकी एक मशहूर किताब है। तो रिचर्ड को मॉडर्न एथनोबॉटनी का फादर गर्दाना जाता है। वैसे तो इसकी ये जो लफ्ज़ है एथनोबॉटनी का, ये गालिबन 1895 में इसको एक और अमेरिकन बियोलॉजिस्ट है, उसने इसको क्वाइन किया था। यानी उसने इस लफ्ज़ को, जब वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, तो उस वक्त उसने ये एथनोबॉटनी का लफ्ज़ यूज़ किया था। लेकिन चूंकि ये 19वीं सेंचुरी की बात है, तो उस वक्त एथनोबॉटनी बड़ा सिंपल था और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, बहुत सारे गैप्स थे, क्योंकि एथनोबॉटनी जो एथनोबॉटनिस्ट थे वो यानी प्योर बॉटनिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इनका आपस में कोई मिसाल लिंक नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए जो भी स्टडीज आते थे उनमें काफ़ी मसाइल होते। लेकिन जब रिचर्ड का दौर आया तो उसने जाकर इम्प्रूवमेंट लाए, और साथ साथ उसने कोशिश की कि मुख्तलिफ जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है उनके साइंटिस्ट को भी इंगेज करने की कोशिश की। इसलिए तो रिचर्ड को फादर ऑफ मॉडर्न एथनोबॉटनी कहा जाता है। जब हम एथनोबॉटनी को स्टडी करते हैं या एथनोबॉटनी में हम रिसर्च करते हैं, तो हमें कुछ टर्म नज़र आते हैं, जैसे ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज या लोकल प्लांट नॉलेज या इंडिजिनस प्लांट नॉलेज। तो हमारे जो यंग रिसर्चर्स है वो इन चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते इन मुख्तलिफ टर्म्स के दरमियान। इसलिए इन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि मैं अक्सर देखता रहता हूँ आर्टिकल्स में, रिसर्च आर्टिकल्स में, जब मैं रिव्यू करता हूँ मुख्तलिफ जर्नल्स के लिए, तो मुख्तलिफ यही अक्सर ट्रेडिशनल नॉलेज या इंडिजिनस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये जो हमारे रिसर्चर्स हैं और जो एथनोबॉटनिस्ट हैं। और चूंकि वो लोग स्पेशली जो एथनोबॉटनी में ट्रेन नहीं हुए, लिहाजा उनको इस बात के ऊपर और इसी इशू के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम इन चीज़ों को समझें। ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज, ये ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज जो है, ये ट्रेडिशनल का लफ्ज़ ट्रेडिशन से निकला है, यानी वो प्लांट नॉलेज जो जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन इट पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी पौधों का वो नॉलेज जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हुआ, तो इसको ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज कहते हैं। और चूंकि ये ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज जो है ये बहुत डिस्प्यूटेड टर्म है, क्योंकि प्लांट नॉलेज जो है ये वक्त के साथ, यानी टाइम और स्पेस के साथ ये चेंज होता रहता है, यानी ये एक म्यूटेटिंग कम्प्लेक्स है, ये चेंज होता रहता है किसी एरिया में, किसी इलाके में, किसी कम्युनिटी के अंदर। तो इन्वायरमेंट के चेंज के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ एक इकोनॉमिक चेंजेस आ जाती हैं, सोशल चेंजेस आ जाती हैं, तो ये मुख्तलिफ इनके ड्राइवर्स है। तो ये ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए हम इसको ट्रेडिशनल का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिशनल का जो लफ्ज़ है वो ट्रेडिशन के साथ ही वो ख़ास है,
यानी ट्रेडिशन के साथ ही ख़ास है। अब ट्रेडिशन ये है कि ट्रेडिशन तो एक नस्ल से दूसरे नस्ल में उसी हालत में मुंतकिल होता रहता है, लेकिन ये प्लांट नॉलेज है, जो ज़रूरी इल्म होता है या मालूमात होती है वे एक नस्ल से दूसरे में तो मुंतकिल हो जाती है, मगर जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती है वो साथ रह जाती है, वो ट्रांसफ़र नहीं होती। इसलिए हम इस नॉलेज को ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है। अब ये जो प्लांट का जो नॉलेज है जो ट्रांसफ़र नहीं होता, उसको हम ट्रेडिशन नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेडिशन तो सारा वो ट्रांसफ़र होता रहता है वक्त के साथ साथ। तो दूसरा जो लफ्ज़ है वो इंडिजिनस नॉलेज है, यानी इंडिजिनस भी एक लफ्ज़ है, एक टर्म है जो यूज़ होता है, और बहुत सारी जगहों पर ये भी इस लफ्ज़ का भी गलत इतलाक़ किया जाता है। इंडिजिनस कम्युनिटीज़, यानी इंडिजिनस का लफ्ज़ जो है नेचुरली अकरिंग, मतलब है कि अगर आप एक कम्युनिटी है इसको जिसको हम इंडिजिनस कम्युनिटी कहते हैं, तो ये वो कम्युनिटी है कि जिस कम्युनिटी ने इस इलाके को आबाद किया, यानी नेचुरली उसका वो कम्युनिटी वहाँ पर पहले से मौजूद है। या मिसाल एक ऐसे इतने अरसे से मौजूद है कि हमें वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यानी सैकड़ों हज़ारों साल पहले वो इलाका उन लोगों ने आबाद किया था, यानी नेचुरली वो उस इलाके में मौजूद है। और वो जो नॉलेज है जो उस इन्वायरमेंट, वो जो उनका लोकल इन्वायरमेंट है उनके उसके मुतालिक जो नॉलेज है उसको इंडिजिनस नॉलेज बोलते हैं। आज के दौर में हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि माइग्रेशन का प्रोसेस हुआ है। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन और मवासलात का जो निज़ाम है, टेलीकम्युनिकेशन है, या मिसाल ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ है, या सोशल इंटरेक्शन जो है, या यानी जितनी भी इंगेजमेंट्स है मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई इलाका ऐसा है कि जहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का आपस में इंटरेक्शन ना हो। यानी सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का दौर है, सड़कें बनी है, यानी मवासलात का एक निज़ाम, एक नेटवर्क बिछ गया है हर जगह पर। तो इसलिए उनका जो नॉलेज है, यानी इंडिजिनस कम्युनिटी का जो नॉलेज है, इंडिजिनस प्लांट नॉलेज, उसको भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नॉलेज जो है वो भी ब्लेंड हो गया है कि बाहर के इम्पैक्ट जो है, बाहर के लोगों के साथ जो मिलना जुलना है उनसे भी लोग सीखते हैं, लिहाजा उनका जो नॉलेज है वो भी प्योर नहीं रहा। तो ये लफ्ज़ भी काफ़ी डिस्प्यूटेड है, लिहाजा इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से भी कोशिश करनी चाहिए कि इसको पहले समझें और फिर यूज़ करें, अगर यूज़ करना भी है, लेकिन इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तीसरा जो लफ्ज़ है वो लोकल नॉलेज है। लोकल नॉलेज एक अनडिस्प्यूटेड वर्ड है, यानी लोकल नॉलेज का मतलब है कि किसी ख़ास एरिया में, किसी ख़ास वक्त पर, इलाके के अंदर, उस किसी कम्युनिटी के अंदर जो इल्म है प्लांट के मुतालिक, उसको लोकल प्लांट नॉलेज बोलते हैं। हाँ, वो किसी बाहर से आया है, या हाँ वो यानी वो ट्रांसमिट हुआ है आबा व अजदाद से नीचे नस्लों में। तो इसलिए ये जो लफ्ज़ है लोकल प्लांट नॉलेज, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अनडिस्प्यूटेड है। तो ये इन 3 चीज़ों का बड़ा ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो नॉलेज है, प्लांट नॉलेज है, ये म्यूटेट करता है, ये चेंज होता है टाइम के साथ और स्पेस के साथ। लिहाजा न ट्रेडिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन तो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता जा रहा है, और नॉलेज भी उसी हालत में तो मुंतकिल नहीं होता, यानी जो गैर ज़रूरी मालूमात होती है या जो नॉलेज होता है वो रह जाता है, और जो ज़रूरी होता है वो साथ साथ मुंतकिल होता रहता है। और इंडिजिनस का तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आगे जो जिस जिस चीज़ पर मैंने डिस्कशन करनी है वो एथनोबोटेनिकल सर्वे। एथनोबोटेनिकल सर्वे में मैंने अक्सर ये बात नोट की है कि ज़्यादातर हमारा जो सैम्पलिंग टेक्निक है, जो सैम्पलिंग है, वो उसमें काफ़ी मसाइल होते हैं, और पार्टिसिपेंट को टारगेट करना, यानी पार्टिसिपेंट का जो सिलेक्शन है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि रिसर्च क्वेश्चन, अक्सर आर्टिकल में रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता या फिर हाइपोथेसिस नहीं होता, और व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब है कि ये जो आप सर्वे कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या मालूम करना चाहते हैं। तो फिर बहुत सारे जो रिसर्चर्स है वो फिर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ रेफर करते हैं कि हम ये चीज़ है, ये तो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके पीछे आप मज़ीद ऑब्जेक्टिव ये वो कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा हाइपोथेसिस है, वो क्या मोटिव है जिस मोटिव ने आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आपको ले गए।
लिहाजा ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट करें नॉलेज को, ये रिसर्च क्वेश्चन नहीं है या हाइपोथेसिस नहीं है या मकसद नहीं है कि आप कहें कि मैं नॉलेज को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि नॉलेज को सेफगार्ड करे, सेव कर ले एरोजन से। ये तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इसका कोई ताल्लुक रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस के साथ नहीं है। हाइपोथेसिस यानी रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप नॉलेज ट्रांसमिशन, ट्रेडिशनल लोकल प्लांट नॉलेज ट्रांसमिशन के ऊपर आप लैंग्वेज का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, रिलीजन का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, या कल्चर का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, या जेंडर का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, मतलब आप क्या देखना चाहते हैं जो जिसने आपको इस इतनो बोटेनिकल सर्वे पर या इतने बोटेनिकल स्टडी के लिए आपको मोटिवेट किया। और सैम्पलिंग टेक्निक में ये है कि चूँकि एथनोबॉटनी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ ये नहीं कि मेडिसिनल प्लांट है या फूड प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये जो जो एस्पेक्ट है ह्यूमन और प्लांट्स रिलेशनशिप के वो सारे एड्रेस किए जाते हैं। अब सैम्पलिंग टेक्निक में ये है कि हम अक्सर रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, लेकिन ये फूड एथनोबॉटनी के साथ वो है स्पेसिफिक है, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा खाता है, यानी फूड प्लांट्स का जो नॉलेज है उसको आप मेडिसिनल प्लांट के नॉलेज होल्डर के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट नॉलेज जो है उसके लिए अलग एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए अलग इन्वायरमेंट चाहिए, और उसके साथ उसके लिए नेचर के साथ अलग किस्म का रिलेशनशिप, अलग नेचर का रिलेशनशिप चाहिए। फूड प्लांट ऐसे हैं कि खुराक हर 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 इंसान खुराक खाता है, तो वो चेंज है। इसलिए जब फूड एथनोबॉटनी में हम सर्वे करते हैं तो उसमें रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए हम सर्वे करते हैं, लेकिन यही रैंडम सैम्पलिंग इफ़ेक्टिव टूल नहीं है मेडिकल एथनोबॉटनी में, और तो इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट ने काम किया है कि सैम्पलिंग को कैसे किया जाए, लिहाजा इसके लिए भी ये बात भी बहुत अहम है। मैं मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सही तरह से पार्टिसिपेंट को टारगेट न करें तो बहुत सारे मसाइल का सामना हो सकता है। देखिए, ये जो ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज है या लोकल प्लांट नॉलेज है, इसके ऊपर जेंडर का भी काफ़ी असर है। अगर मेल और फीमेल, अगर मेल के प्लांट नॉलेज को और फीमेल के प्लांट नॉलेज को अगर हम कंपेयर कर ले तो इसमें भी बड़ा फ़र्क है। लिहाजा हम कभी कभार ये भी करते हैं कि हम मेल और फीमेल के नॉलेज को मिक्स नहीं करते, उनकी अलग स्टडी करते हैं, मेल की अलग करते हैं, फीमेल की अलग करते हैं, क्योंकि फीमेल का जो नॉलेज है और मेल का जो नॉलेज है वो काफ़ी मुख्तलिफ है एक दूसरे के साथ। वो क्यों मुख्तलिफ है कि दोनों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुख्तलिफ है, मेल की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुख्तलिफ है, नेचर से रिलेशनशिप मैन का अलग किस्म का है, अलग नोयत का, हम फीमेल का अलग नोयत का है, इसलिए जो नेचर के साथ इंटरेक्शन है, जो नॉलेज है वो मुख्तलिफ है दोनों जेंडर का, मेल और फीमेल का। इसलिए कभी कभार हम जब स्टडी करते हैं जिसमें हम जेंडर का इफ़ेक्ट देखते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ मेल को ले लें या सिर्फ फीमेल को ले लें। बाकी जो मैंने कहा कि म्यूटेटिंग कम्प्लेक्स है, तो चूंकि जब इकोनॉमी चेंज होती है किसी इलाके की, या इकोलॉजी चेंज होती है, या जेंडर चेंज होता है, या एक्सपीरियंस विद नेचर चेंज होता है, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं या मिसाल रूरल एरियाज़ में रहते हैं, नेचर का उनके साथ उनका नेचर के साथ ताल्लुक अलग नोयत का है, और शहर में जो लोग रहते हैं उनका नेचर के साथ अलग नोयत का रिलेशनशिप है। इसलिए आप रूरल एरिया के किसी पार्टिसिपेंट को उठाकर, किसी ग्रुप को उठाकर आप अर्बन एरिया शहर के लोगों के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप अलग अलग करेंगे। हत्ता कि किसी एक एरिया में आपके पास जो लिटरेट है और इलिटरेट लोग हैं उनका भी आप नॉलेज आप मिक्स नहीं कर सकते, यानी आप टीचर को फार्मर के साथ वो नहीं कंपेयर नहीं कर सकते उनका नॉलेज, आप शेफर्ड को फार्मर की नॉलेज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप चिल्ड्रन की नॉलेज को एल्डर्स के नॉलेज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लिहाजा मतलब है कि आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, बहुत सारे डायनामिक्स है, और हत्ता कि क्रॉस कल्चरल जो स्टडीज़ है उसमें भी ये देखना है कि बहुत सारे जगहों पर मैंने इस बात को नोट किया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ में एक ग्रुप को उठाया जाता है किसी जगह से, और उस जगह का जो इकोलॉजिकल कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो मुख्तलिफ है किसी दूसरी जगह का, तो वो सारा फिर क्या कर लेते हैं, क्रॉस कल्चर स्टडी कर लेते हैं। लिहाजा अब चूंकि आप कल्चर का एलिमेंट मालूम करना चाहते हैं कि कल्चर का क्या इम्पेक्ट है लोकल प्लांट नॉलेज ट्रांसमिशन पे, आप नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि आप एक इस एरिया का इकोलॉजी चेंज है, इस एरिया का इकोलॉजी अलग है,
लिहाजा क्रॉस कल्चरल के लिए चाहिए कि आपको एक ग्राउंड चाहिए जिसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, इकोलॉजिकल कंडीशन सेम हो। उसके बाद फिर मुख्तलिफ कल्चरल ग्रुप्स आप सेलेक्ट करते हैं, तब आप देख सकते हैं कि कल्चर का इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या है। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि वजीरिस्तान की स्टडी, वजीरिस्तान में आप लोकल प्लांट नॉलेज लोगों के साथ इंटरव्यू करके आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ कंपेयर करें। वो ऑलरेडी जोग्राफी का फ़र्क है, इकोलॉजी का फ़र्क है, फ्लोरा का फ़र्क है। लिहाजा आप कल्चर का इम्पैक्ट नहीं देख सकते। इस चीज़ का भी ख़ास ध्यान रखना चाहिए। और ये भी है कि एज का भी काफ़ी फ़र्क है। आप जब आप स्टडी करते हैं तो एज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप किस एज के, ये नहीं हो सकता कि मिसाल 20 ईयर, 30 ईयर्स, 40, 50 सारा मिलाकर आप ले लें। कभी कभार ये भी है कि हम एज को देखते हैं, एज हमारा वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल के अगेंस्ट हम लोकल प्लांट नॉलेज को चेक करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा, स्पेशली जो हमारे यंग रिसर्चर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग एथनोबॉटनी में नहीं हुई, लेकिन वो दिलचस्पी ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं एथनोबॉटनी में। आखिर में 2-3 पॉइंट्स और भी है जिनको क्लियर करना बहुत अहम है। अक्सर हमारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चनियर और इंटरव्यूज़ में। आर्टिकल में देखता हूँ कि उसमें क्वेश्चनियर और इंटरव्यूज़ की बात की जाती है। याद रखिए एथनोबॉटनी में हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, क्योंकि जिन लोगों के पास हम जाते हैं वो इलिटरेट होते हैं अक्सर, यानी हम उनसे सवाल पूछते हैं, वो सवालों का जवाब देते हैं। जबकि क्वेश्चनियर ये है कि आपके ऑलरेडी क्वेश्चन होते हैं, आप उनको दे देते हैं, वो कल दे दे, परसों दे दे, 4 दिन बाद दे दे, 10 दिन बाद दे दे। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। एथनोबॉटनी में हम इंटरव्यूज़ के ऊपर चलते हैं। और मैं देखता हूँ कि आप स्टूडेंट्स, वो रिसर्चर ये लिखते हैं कि सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ क्वेश्चनियर हमने वो कर दिया, या मिसाल इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ, या डिस्कशन भी डाल देते हैं कि बहुत सारे मिसाल जो टूल्स है सर्वे टूल वो इकट्ठा कर लेते हैं। लिहाजा भी ये भी एक प्रॉब्लम है एथनोबॉटनी में। आप सिर्फ सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ के ऊपर फोकस करें। इसी तरह कभी कभार सिंगल डिजीज़ स्टडी को लिया जाता है, मतलब डायबिटीज़ को सेलेक्ट करके उसके ऊपर एथनोबॉटनिकल सर्वे किया जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आखिरी बात, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बना लूँ और फिर इस पर डिटेल के साथ बात करूँ। वो ये ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो हमारा जो रिसर्च होता है, जिसमें जो रिसर्च आर्टिकल होता है उसमें रिज़ल्ट और डिस्कशन का जो सेक्शन है उसमें हम सही तरह से ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। लिहाजा कोशिश करें कि जब भी आप रिसर्च आर्टिकल लिखें तो फिर ऑब्जेक्टिव्स का कम से कम अपने ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट करें, एक्सप्लेन करें, उनकी तशरीह करें और उनको जवाब दें। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आइंदा एपिसोड में मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।